जय हिंद दोस्तों। राजस्थान 21 की सीरीज में आरएल क्लासेज में मैं गजपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा उनसे जुड़े और भी कई सारे प्रश्नों को हम सरल करने वाले हैं इस सीरीज में। लीजिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, देव सोमनाथ का मेला किस जिले में लगता है? देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ है और यह मेला जो है वो किस जिले में लगता है, आपको ये बताना है। देव सोमनाथ का मेला है साथियों डूंगरपुर के अंदर लगता है। डूंगरपुर, जहाँ पर 3 नदियाँ सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर देव सोमनाथ की स्थापना की गई है। और वहाँ एक संत हुए थे जिनका नाम था साथियों संत मावजी या संत भावजी कहते हैं। संत मावजी या संत भावजी ने वहाँ पर देव सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। आपको ये भी पता होगा कि यह जो मंदिर है यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है यहाँ जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। देव सोमनाथ डूंगरपुर में स्थापना संत मावजी ने की थी और यह 3 नदियाँ सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। वहाँ पर एक बड़ा धाम भी है, बेणेश्वर धाम। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए प्रश्न संख्या 2, आपको बताना है कि बादली जो रचना लिखी गई है, बादली जो पुस्तक लिखी है उसके रचनाकार कौन है? यह आधुनिक राजस्थानी साहित्य से लिया गया प्रश्न है। इन चारों में से वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बादली की रचना की थी? इनकी एक और रचना मैं आपको बता देता हूँ, लू नामक रचना भी। लू राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं को कहते हैं। लू और बादली की रचना करने वाले हैं दोस्तों चंद्र सिंह। और चंद्र सिंह जो साहित्यकार हुए हैं इनका उपनाम है बिरकाली। बिरकाली इनका गांव है जो जिला हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो हनुमानगढ़ के बिरकाली के रहने वाले चंद्र सिंह बिरकाली ने लू और बादली जो है इनकी रचना की है। बढ़े प्रश्न 3 की तरफ। सिरोही को राजधानी बनाने का श्रेय किसे है? सिरोही जो है यहाँ पर चौहान वंशी शासकों ने शासन किया है साथियों। और चौहान वंश की जो शाखा है वो है देवड़ा। चौहान वंश की देवड़ा शाखा ने शासन किया है। सिरोही पर चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था राव लुम्बा। राव लुम्बा जालोर से आया था। जालोर से आकर के इसने सिरोही पर जो परमार वंशी लोग थे उनको हराया था। परमार वंशी लोगों को हराने के पश्चात राव लुम्बा ने सन 1311 ईस्वी में अधिकार किया और अपनी पहली राजधानी बनाया था चंद्रावती को। चंद्रावती उस समय राजधानी हुआ करती थी, अर्बुद प्रदेश कहते थे। उसके बाद में शासक हुआ है साहसमल। साहसमल ने साहस करके सन 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना की। सिरोही नगर की स्थापना करके सिरोही को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिरोही को राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? साहसमल को है। राजधानी कब बना था? 1425 में। सिरोही नगर की स्थापना कब हुई थी? 1425 में। ठीक है, तो ये सिरोही से पहले अर्बुद प्रदेश या देवड़ा वंश की राजधानी क्या थी? तो वो चंद्रावती हुआ करती थी। चंद्रावती को जीतने का श्रेय किसको है? राव लुम्बा को, जो कहाँ से आया था? जालोर से आया था। कब? 1311 में। और किसको पराजित किया था? परमार वंश को। शिव सिंह के बारे में बात करें तो शिव सिंह सिरोही के वे शासक हैं जिन्होंने सन 1823 ईस्वी में अंग्रेज़ों से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही थी। 1823 में संधि की थी 1823 में, और संधि शासक शिव सिंह के द्वारा की गई थी। अखेरज देवड़ा ये वे शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को सैनिक सहायता दी थी सिरोही की तरफ से। तो बड़े प्रश्न अगला चौथा, असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ 4 नृत्यों के नाम हैं, दूसरी तरफ उनकी नृत्यांगनाओं के नाम हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन असुमेलित है, सही तथ्य नहीं है। जैसे चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य की नृत्यांगना का नाम फलकूबाई है, यह तथ्य बिल्कुल सही है। चरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है दोस्तों राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर, किशनगढ़ अजमेर में चरी नृत्य। यह वहाँ की गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुर्जर महिलाएं अपने सिर पर चरी लेकर, चरी मतलब छोटा घड़ा, चरी लेकर नृत्य करती है। उस चरी के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन के अंदर कपास के बीज रखे जाते हैं जिन्हें बिनोले कहते हैं। कपास के बीज बिनोले, उनमें घी डालकर उनमें आग लगा दी जाती है। चरी के ऊपर आग लगती रहती है और महिला घूमते हुए नृत्य करती है। ऐसे नृत्य को कहते हैं चरी नृत्य, जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम फलकूबाई है। कालबेलिया नृत्य,
कालबेलिया एक जाति है जो सपेरा जाति है, सांपों को पालने का कार्य करती है। सपेरा जाति कालबेलिया जाति का नृत्य है और कालबेलिया जाति के द्वारा कालबेलिया नृत्य, इस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया है। पश्चिमी राजस्थान की ये जाति है कालबेलिया और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है गुलाबो, जिन्होंने इस नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। ये भी ठीक है। तेहरा ताली नृत्य, तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कांवड़िया पंथ, उन कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। इसके अंदर 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो महिलाएं बैठ कर करती है। इस नृत्य की उत्पत्ति तो हुई थी पाली जिले के पादरला गांव से, लेकिन मुख्य केंद्र पूछे तो हम बताएंगे रुणेचा रामदेवरा जो जैसलमेर है। रामदेव जी के मेले में तेहरा ताली नृत्य किया जाता है, जिसकी मुख्य कलाकार तारा शर्मा नहीं थी। इसका मतलब यह असुमेलित है। तो तेहरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन? तेहरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है जिसका नाम है मांगी बाई, मांगी बाई। ठीक है। तारा शर्मा का जो संबंध रहा है, इनका संबंध रहा है दोस्तों भवई नृत्य से। राजस्थान में कर्तव्य वाले नृत्य होते हैं, भवई नृत्य। भवई नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? तारा शर्मा है। तेहरा ताली नृत्य की कौन है? मांगी बाई है। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य जो है यह किया जाता है कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा। कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। इस चक्री नृत्य का एक नाम और है, इसको राजस्थान में फूंदी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चक्री नृत्य या फूंदी नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हुई हैं शांति और फुलवा। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा तेहरा ताली नृत्य की नृत्यांगना तारा शर्मा नहीं है, यह असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? अकबर मुगल बादशाह, उन्होंने राजस्थान के अंदर एक दुर्ग बनवाया था जो राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम शैली से बना हुआ दुर्ग है, जिसको अकबर का किला कहते हैं, अजमेर में स्थित है। उसी अकबर के किले का अन्य नाम मैगजीन दुर्ग भी है और उसी मैगजीन दुर्ग के अंदर बादशाह के समय और उनके बाद अंग्रेज़ों के समय दौलत रखी जाती थी, तो वह दौलत खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, उसको दौलत खाना कहते हैं। ठीक, तो दौलत खाना कहें आप, चाहे मैगजीन दुर्ग कहें, चाहे अकबर का किला कहें, यह राजस्थान के किस जिले के अंदर है? अजमेर के अंदर है। जो कौन सी पद्धति से बना हुआ है? यह मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग है। क्लियर? बढ़े प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये लीजिए साहब, गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गागरोन दुर्ग, गागरोन झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ गागरोन का जो किला है वहाँ पर कितने साके हुए? और साके हम जानते हैं जहाँ पर 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। वीर पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है और महिलाएं अपने अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर करती हैं। जहाँ दोनों घटनाएं सम्मिलित होती है जिसको साका कहते हैं। इतिहास के मेवाड़ में, चित्तौड़ में 3 साके हुए, रणथंभौर में 1 साका हुआ, जालोर में 1 साका हुआ था, जैसलमेर अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, सिवाना में 2 साके हुए थे। ठीक उसी प्रकार से गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? तो गागरोन दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 2 साके हुए थे साथियों। कब कब हुए थे? एक हुआ है 1423 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1444 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में जो साका हुआ था उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे अचल दास खींची। अचल दास खींची के समय ये जो हम संत पीपा जी पढ़ते हैं, संत पीपा जी, जो प्रताप सिंह खींची संत पीपा जी, जिनका मंदिर समुद्री बाड़मेर में है, दिव्य समाज के आराध्य देव हैं। संत पीपा जी का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। वो यहाँ गागरोन झालावाड़ के राजा थे। जब वो संत बने तो उन्होंने अपना राजकार्य छोटे भाई को सौंप दिया था। उनके छोटे भाई का नाम था अचल दास खींची, है ना। तो अचल दास खींची के समय मालवा के शासक ने अटैक किया था जिनका नाम था होशंग शाह। होशंग शाह ने अटैक किया था और अचल दास खींची वहाँ के शासक थे और अचल दास खींची वचनी का ये पुस्तक लिखी है शिवदास गार्डन ने। ठीक, उसके बाद 1444 ईस्वी में जो दूसरा साका हुआ था उस समय अचल दास खींची के पुत्र यानी पालहन सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे और वहाँ से होशंग शाह के पुत्र अपल खां ने शासन किया था। अपल खां ने शासन किया था। तो इस प्रकार से 2 इतिहास प्रसिद्ध साके हुए हैं गागरोन झालावाड़ के अंदर। लीजिए साहब प्रश्न संख्या 7, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय किससे हुई थी? यानी पहली हार किससे हुई थी मोहम्मद गोरी से? जब भी मोहम्मद गोरी का नाम आता है अपने को सीधो तराइन के 2 युद्ध याद आते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गोरी हारता है।
तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की उसमें हार हो जाती है। उससे पहले जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था तो मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना देखना पड़ा था। मोहम्मद गोरी ने भारत में जब पहला अटैक किया, पहली पराजय किससे हुई थी? विग्रहराज चतुर्थ, मूलराज फर्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय या भीमदेव सेकंड के द्वारा? तो इसमें सही उत्तर है भीमदेव सेकंड। ये भीमदेव सेकंड जो है साथियों, यह चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। गुजरात में चालुक्य कहते हैं, राजस्थान में जिसे सोलंकी वंश कहते हैं। ये गुजरात के शासक हुआ करते थे, गुजरात के शासक। उस समय गुजरात की तरफ आक्रमण किया है मोहम्मद गोरी ने। यह आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, और इस 1178 ईस्वी में जब ये दोनों सेना नायक आमने सामने हुए, जिसमें भीमदेव सेकंड की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। ये मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी, तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी की पहली पराजय हुई थी भीमदेव सेकंड से 1178 में। और जब आप पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं, तब पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर अटैक किया था और गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित किया था। ये वही भीमदेव है, क्योंकि भीमदेव ने पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या की थी, और इन्हीं भीमदेव को आबू की परमार राजकुमारी इंचिनी से विवाह करना था, और इंचिनी की इच्छा थी पृथ्वीराज से विवाह करने की। जब पृथ्वीराज चौहान ने इंचिनी से विवाह किया तो भीमदेव और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता बढ़ गई थी। बढ़े प्रश्न संख्या 8 की तरफ। सवाई प्रताप सिंह जो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे, सवाई प्रताप सिंह, जिनके 22 संगीतज्ञ जिनके दरबार में रहते थे, जिनको प्रताप 22 या गंधर्व 22 कहा जाता था, आप उन्हीं सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया है जयपुर के अंदर। हवा महल का निर्माण जयपुर में कब करवाया है, आपको सन बताना है ना। ये हवा महल की आकृति कहते कृष्ण मुकुट के समान है। 5 मंजिला यह भवन है। इस 5 मंजिला भवन में जो सबसे पहली मंजिल है, इस प्रकार से 5 मंजिलें बनी हुई हैं, तो अलग अलग नामों से वो सारी मंजिलें बनी हुई है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था, जिसके वास्तुकार हुआ करते थे लालचंद इसके वास्तुकार हुआ करते थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राजस्थान के वे कौन से व्यक्ति थे जो माउंट आबू को गुजरात में जाने से रोकते हैं, और उसी माउंट आबू के लिए राजस्थान का 7वां चरण आयोजित करना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो वह व्यक्ति थे दोस्तों सिरोही के हाथल गांव के निवासी गोकुल भाई भट्ट, और इनकी वजह से ही जो है माउंट आबू राजस्थान के अंदर रहा, और ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है सिरोही जिले के अंदर। विजयदान देथा का उपनाम क्या है? विजयदान देथा का उपनाम है साथियों बीजी। सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है यह कि बीजी नाम से कौन से साहित्यकार पहचाने जाते हैं? विजयदान देथा। इनका संबंध किस कृति से, किस कला से है, किस पाठ से? लोक नृत्यों से है, लोक कला से है, लोक संगीत से है, या लोक साहित्य से है? राजस्थान के लोक साहित्य से इनका संबंध रहा है, और आधुनिक राजस्थानी साहित्य लिखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनको राजस्थान रत्न से भी राजस्थान सरकार सम्मानित कर चुकी है। इन्होंने कई सारी कृतियाँ लिखी है, जिसमें प्रमुख रूप से दुविधा कृति की रचना, दुविधा पर तो अमोल पालेकर की एक मूवी भी बन रखी है साथियों पहली, और इनकी लिखी गई कृति हैं उलझन, दुविधा, उलझन, और इन्होंने पुस्तक लिखी है मारो बदलो, और लिखा है इन्होंने बातारी फुलवारी, और लिखी थी इनकी किताब है जिनका नाम है अलेखू हिटलर। ये पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई हैं, और लिखी है इन्होंने चौधराइन की चतुराई। ये कई सारी पुस्तकें इस प्रकार से लिखी गई हैं विजयदान देथा के द्वारा। दुविधा, उलझन, मारो बदलो, बातारी फुलवारी, अलेखो हिटलर। तो विजयदान देथा का संबंध राजस्थान के लोक साहित्य से रहा है। एक पुस्तक है भाषा भूषण। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राजस्थान के किस व्यक्ति ने इसकी रचना की है? मोहनोत नैन सिंह ने, जसवंत सिंह ने, अनूप सिंह ने, या राणा कुंभा के द्वारा?
और ये सभी विद्वान व्यक्ति हैं जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, सभी रचनाकार हैं, इन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की है। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार जोधपुर के महाराजा स्वयं जसवंत सिंह हुआ करते थे। इन्होंने भाषा भूषण, इसके अलावा भाषा भूषण के अलावा आनंद प्रबोध नहीं, काम प्रबोध था, आनंद विलास, भाषा भूषण, इसके अतिरिक्त आनंद विलास, काम प्रबोध, आनंद विलास, भाषा भूषण, काम प्रबोध, आनंद विलास, इस प्रकार की पुस्तकें ये लिखते हैं। मुणोत नैनसी के दरबारी विद्वान हुआ करते थे और मुणोत नैनसी ख्यात मारवाड़ी परगनारी विगत नामक पुस्तकें लिखी। अनूप सिंह ये बीकानेर के शासक थे, इन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखा। अनूप सिंह ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बनाया। उसमें एक गणेश जी की प्रतिमा सिंह पर सवार है जिन्हें हेरंब गणपति कहते हैं। राणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध जैसी कई सारी पुस्तकों की रचना की है। दुर्सा आडा चारण विद्वान थे। दुर्सा जी आडा किस शासक के दरबारी विद्वान थे? महाराणा प्रताप के, अकबर के, राव सुल्तान के या मुगल बादशाह जहांगीर के दरबारी विद्वान थे? वैसे देखा जाए प्रश्न बड़ा सरल सा है। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। अकबर के दरबार में दुर्सा जी आडा भी रहते थे। अकबर के दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ भी रहते थे और अकबर के सबसे शत्रुओं की लिस्ट में पहला नाम महाराणा प्रताप का था। और दोस्तों, दुर्सा आडा और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों ही महाराणा प्रताप के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और अकबर के सामने प्रताप की वीरताओं का बखान करते थकते नहीं थे। दुर्सा जी आडा ने अकबर के दरबार में थे और दुर्सा आडा ने पुस्तकें लिखी महाराणा प्रताप पर। एक पुस्तक का नाम है किरतार बावनी। दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम है विरुद्ध छतरी ना। और सिरोही के शासक राव सुल्तान के ऊपर भी इन्होंने दोहे लिखे हैं, जिस पुस्तक का नाम है राव सुल्तान रा दोहा या राव सुल्तान रा दोहा, जिसमें राव सुल्तान के वीरताओं का बखान किया गया है। विरुद्ध छतरी में महाराणा प्रताप को 76 मतलब 70 और 76 दोहे इनकी प्रशंसा में लिखे गए हैं। किरतार बावनी, किरतार कहते हैं भगवान को, और 52 सौरठे छंदों की रचना की है महाराणा प्रताप की तुलना भगवान से करते हुए। तो इस प्रकार की रचनाओं के लेखक जो हैं वह दुर्सा जी आडा है। सत्य पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? राजस्थान के मेले त्योहारों से लिया गया प्रश्न है। राजस्थान की पूर्णिमा, राजस्थान में जो विक्रमी संवत के अनुसार महीने चलते हैं चैत्र माह से लगा करके फाल्गुन महीने तक। प्रत्येक माह के साथियों 2 पक्ष होते हैं प्रत्येक माह के। जैसे चैत्र माह है, ठीक है, चैत्र माह है तो 2 पक्ष होंगे। पहले 15 दिन को कहा जाता है कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष आता है, और दूसरे 15 दिन को कहा जाता है शुक्ल पक्ष। दूसरे वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाएंगे। कृष्ण पक्ष को अगर हम अखबार में देखें, कैलेंडर में, वहाँ बदी शब्द लिखा हुआ मिलता है और शुक्ल पक्ष के स्थान पर शुद्धि शब्द पढ़ने को मिलता है। अपन कैलेंडर के अंदर देखते हैं तब वहाँ पर। तो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, लास्ट दिन, उसको कहते हैं अमावस या अमावस्या बोलते हैं। उस दिन चंद्रमा अपनी कलाओं को लिए हुए नहीं होता है, इसलिए ये रात अंधेरी रात होती है। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन जो होता है, इसमें चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं को लिए हुए होता है, इसलिए इसको पूर्णिमा कहा जाता है और यह इसको प्रकाशमान रात होती है। यह प्रत्येक माह में अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है। कौन सी पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहते हैं? श्रावण की पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक त्यौहार है। बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और नारियल भेंट करती है। उसी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, होली से प्रश्न है साहब। कोड़ा मार होली राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? होली मस्ती का त्यौहार जिसमें कोड़ों से होली खेली जाती है। कोड़ा क्या है? कपड़े को उस तरीके से मोड़ करके रस्से की तरह गूंथ करके मजबूत बनाया जाता है, फिर पानी में भिगोकर उसकी मारक क्षमता को और बढ़ाया जाता है और एक दूसरे से कोड़ा मारते हैं और इस प्रकार की होली खेलते हैं।
कोड़ा मार की होली खेली जाती है साहब, अजमेर की प्रसिद्ध है। अजमेर में भी एक स्थान है भिनाय, भिनाय अजमेर की कोड़ा मार होली बहुत ही प्रसिद्ध रही है। बाकी अलग अलग स्थानों की अलग अलग होलियाँ प्रसिद्ध, जैसे ब्यावर में देवर भाभी की होली खेली जाती है, बाड़मेर के अंदर पत्थर मार होली खेली जाती है, और श्री महावीर जी करौली वहाँ की भी होली प्रसिद्ध रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग होलियाँ अलग स्थानों की प्रसिद्ध रही हैं। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाता है? राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महोत्सवों का आयोजन होता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? साथियों, ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर के अंदर किया जाता है, बीकानेर के अंदर। ठीक, तो और भी स्थान पर अलग अलग आयोजन होते हैं, जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, और जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महोत्सव। ऊंट महोत्सव पूछे तो हम बताएंगे बीकानेर के अंदर। तारकेन शाह का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर लगता है? एक संत है जिन्हें संत तारकेन शाह कहते हैं। उर्स से अर्थ हो गया मेला, तारकेन शाह का मेला, इनका उर्स किस पीर का अर्थ होता है संत, किस संत की, किस पीर की दरगाह पर लगता है, आपको बताना है। उस संत का नाम हमीदुद्दीन नागौरी, मलिक शाह, मीठे शाह या मीरान साहब की दरगाह पर। आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर होगा इसका हमीदुद्दीन नागौरी, जिनकी दरगाह नागौर के सुवल गांव में निगानी तालाब पर स्थित है। हमीदुद्दीन नागौरी, वहाँ पर उन्हें संत तारकेन शाह भी कहते हैं, और तारकेन शाह का उर्स वहीं लगता है। मलिक शाह, मीठे शाह या मीरान साहब की दरगाह पूछे तो बता दीजिएगा कि मीरान साहब की दरगाह राजस्थान में अजमेर में स्थित है। अजमेर का जो किला है तारागढ़, उसके सबसे ऊंचे वाले स्थान पर मीरान साहब की दरगाह है। वहाँ अजमेर के गवर्नर हुआ करते थे सैयद मीर हुसैन खिंगसवार, उनकी दरगाह है। यहाँ जो है वो इसे घोड़े की मजार के नाम से भी जानते हैं। मीठे शाह की दरगाह है साथियों गागरोन के अंदर, गागरोन झालावाड़ के अंदर। मलिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग के अंदर। तो अलग अलग स्थान हैं दरगाहों से रिलेटेड। किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? वह कौन सा आभूषण है जो महिला के पैरों में नहीं पहना जाता है? पहचानिए, सही उत्तर क्या हो सकता है? नेवरी महिला के पैरों का आभूषण है। पूंचिया, या जिसका एक नाम और है, इसको कहा जाता है पुणच, और पुणच शब्द का अर्थ होता है कलाई। पुणच एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ पुणच, कलाई, इसे कहते हैं। तो यह आभूषण नहीं है, यह हाथ का कलाई का आभूषण है। हिरनामैन पैर का आभूषण है महिलाओं के। आंवला वो खाने वाला नहीं है, आंवला पैर का आभूषण है। और जब हम याद करते हैं तो दो दो के जोड़े में पढ़ते हुए इनको याद करते हैं कि महिला के पैर के आभूषण क्या है, कि टोडा, टणका, आंवला, अणका। ये नाम आ गया आंवला, टोडा, टणका, आंवला, अणका, नूपुर, नेवरी, झांझर, हिरणामैन, लंगर, लच्छा, ये सारे महिलाओं के पैरों के आभूषण है। पूछिया, पुणच, ये हाथ का आभूषण है कलाई का। कंजर महिलाओं द्वारा, कंजर जो जनजाति होती है हाड़ौती में निवास करते हैं, कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा कमर में पहना जाने वाला वस्त्र बताना है आपको। ये वेशभूषा से लिया गया प्रश्न है। कंजर महिलाओं की वेशभूषा में कटकी, खुसनी, फड़का साड़ी या झुलकी, इसमें सही उत्तर क्या होगा? ये सही उत्तर पहचानिए आप। इसमें सही उत्तर होगा साथियों खुसनी कंजर महिलाओं के ये वस्त्र वेशभूषा है जो कमर में धारण करती है। कटकी ये आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, भील महिलाओं का। फड़का साड़ी ये कथोड़ी जाति की महिलाओं की वेशभूषा है। कथोड़ी जो खैर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं उन्हें कथोड़ी कहते हैं। कथोड़ी जाति की महिलाएं जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं, ये महाराष्ट्र की मूल जनजाति है, तो धोती जैसी साड़ी पहनती है मराठी अंदाज वाली साड़ी, उसी को फड़का साड़ी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्बुडो, मोरियो, रसियो आदि क्या है? लोकनाट्य है, लोकगीत है, लोकवाद्य है या लोक नृत्य है? इनमें से सही पहचानिए। निम्बुडो, मोरिया, रसियो ये राजस्थान के लोकगीत हैं। और निम्बुडा गीत तो जो बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उसमें भी गाया गया है, निम्बुडो निम्बुडो, है ना। लिखिए अगला प्रश्न 20, असुमिलित युग्म को छांटिए। जैन भंडार जैसलमेर में है, ये संग्रहालय का नाम है साथियों। जी हाँ, जैन भंडार संग्रहालय में है, जैसलमेर में है।
जैसलमेर के किले को सोनार दुर्ग कहता है, जो पीले पत्थरों से निर्मित है। उस जैसलमेर के किले में एक संग्रहालय बना हुआ है जिसको कहते हैं आचार्य जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार। ये आचार्य जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार को जैन भंडार भी कहते हैं। वहाँ पर राजस्थान के चित्रकला के सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुए हैं अपने को, वहीं से मिले हैं, है ना। जिसमें दूसरा बात करते हैं मैगज़ीन। अभी बात की थी कि अकबर का किला, दौलत खाना, मैगज़ीन, ये कहाँ है? अजमेर में। दोस्तों राजस्थान का सबसे पहला संग्रहालय, सबसे फर्स्ट सरकार का म्यूज़ियम कौन सा था? अजमेर के किले में बनाया गया था, जिसको राजपूताना संग्रहालय कहते थे, यानी मैगज़ीन के अंदर, है ना। तो ये सही है। पुस्तक प्रकाश, ये पुस्तक प्रकाश जोधपुर के मेहरानगढ़ के अंदर स्थित हैं। मेहरानगढ़ में स्थित इस पुस्तक प्रकाश को कहते हैं मान पुस्तक प्रकाश, क्योंकि इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो मान पुस्तक प्रकाश कहते हैं। चित्रशाला जयपुर में? जी नहीं, चित्रशाला जयपुर में नहीं है, तो यह असुमेलित है। तो साथियों चित्रशाला कहाँ है? चित्रशाला है बूंदी में, जिसका निर्माण बूंदी के शासक उम्मेद सिंह ने करवाया था। बूंदी के शासक उम्मेद सिंह ने चित्रकला के विकास के लिए बूंदी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और इस प्रकार की एक संस्था जयपुर में भी बनी है। जयपुर में उस चित्रकला के विकसित करने वाली संस्था को कहते हैं सूरत खाना, और यहाँ जयपुर में सूरत खाना का निर्माण करवाने वाले जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह हुआ करते थे। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़े आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? दोस्तों पहला तो यहाँ प्रश्न बनता है कि कीर्ति स्तंभ है कहाँ? कीर्ति स्तंभ का ही अन्य नाम है विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ नाम लिखते ही आप क्लियर हो जाते हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने। जब राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध, उस सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के शासक को पराजित कर दिया था। मालवा का शासक कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। जब महमूद खिलजी को पराजित किया और सारंगपुर का युद्ध जीता, ये मालवा विजय कहलाई थी। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इससे कुंभा की कीर्ति फैली थी सभी दिशाओं में। इसी विजय स्तंभ को कहते हैं कीर्ति स्तंभ। यहाँ पर एक प्रशस्ति लिखी गई है। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख। प्रशस्ति लिखी, उस प्रशस्ति के लेखक कौन है आपको उत्तर देना है। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक हुआ करते थे कवि अत्रि, और कवि अत्रि ने इसको लिखना प्रारंभ किया, लेकिन ये अधूरी रह गई। कवि अत्रि का निधन हो गया था। उसके बाद में कवि अत्रि के पुत्र ने इसको पूरा किया, और कवि अत्रि के पुत्र हुए थे, उनका नाम था महेश। महेश ने इसको पूरा किया था। तो ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को प्रारंभ करने वाले कौन? कवि अत्रि। और पूरा किसने किया? तो उनके पुत्र महेश ने। आपने अगर गौर से पढ़ा है मेवाड़ के इतिहास को तो आपको पता होगा, इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ के एक राजा को वीर राजा कहा गया। किसे? राणा हम्मीर को, है ना। ठीक है साहब। और नामबाज है सोमदेव। तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, उनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। सोमदेव ने विशलदेव रासो की उसने नरपति नाला, विशलदेव रासो, ये सारे इसके विग्रहराज के समय के थे, है ना। जैता, ये जैता जो थे यह इस विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। जैता और इसके तीनों पुत्र नापा, पुंजा, पोमा। कवि आम्र कवि ने एकलिंगनाथ प्रशस्ति की रचना की थी। एकलिंगनाथ जो नागदा के अंदर है। तो आज के इन 21 प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सम्मुख था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों की तैयारी के लिए या आप लोगों के रिवीजन के लिए काफ़ी सफल सिद्ध हो रहे होंगे। अब जितने भी आप स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं आरएल से, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत स्नेह आरएल को मिल रहा है, और आप जो भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं क्लास के माध्यम से या प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तो सुझाव के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से सुझाव देते रहें। आरएल में आपका स्वागत है। बने रहिए आरएल के साथ। थैंक यू दोस्तों।